यूपीएसआई की तैयारी कर रहे मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सामान्य हिंदी के संधि टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं इसको। अगर आपसे पूछें कि संधि किसे कहते हैं तो आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं संधि का अर्थ होता है योग या आप जोड़ कह सकते हो। तो संधि का जो अर्थ होता है योग अथवा जोड़ कहोगे। यदि संधि की परिभाषा पूछता है तो परिभाषा अगर पूछे कि संधि की परिभाषा क्या है तो जो संधि की परिभाषा होती है उसे हम कहते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार परिवर्तन, विकार या जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो पहले पद का अंतिम वर्ण या दूसरे पद के पहले वर्ण के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लो हमने आपके सामने लिख दिया चंद्र और प्लस उदय, तो ये जो पहले पद का अंतिम वर्ण है इसमें आ आया है और जो दूसरे पद का पहला वर्ण है उ है। तो आपको ये पहले से ही पता होगा कि आ प्लस उ मिलके क्या बनता है ओ। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे चंद्र और धन आ प्लस उ से मिलके ओ हुआ तो दा पे ओ की हमने मात्रा लगा दिया और जो बचा हुआ है उसको हमने ऐसे लिख दिया। तो चंद्र धन उदय बराबर हो गया चंद्रोदय। मान लो हमने ऐसे लिखा रमा धन ईस, तो ये हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आ रहा है और प्लस ई आ रहा है और आ और ई मिल के जो बनता है वो ए बनेगा। आ प्लस ई मिल के क्या बनेगा ए। तो आपने ऐसे रम लिख दिया, आ प्लस ई मिल के क्या बन गया ए और जो बचा था उसको आपने लिख दिया। तो यदि आपसे पूछे संधि किसे कहेंगे तो आप कहोगे दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे हमने अभी लिखा था चंद्र धन उदय, तो यहाँ हम देख रहे चंद्र में आपको दिख रहा अंतिम वर्ण आ है और जो दूसरे पद का पहला वर्ण उ है। तो आ प्लस उ के मिलने से क्या बनता है ओ। तो आपने यहाँ चंद्र लिखा लेकिन आ प्लस उ मिलके ओ हो गया, तो आपने दा पे ओ की मात्रा लगाया और जो पीछे बचा हुआ शब्द था उसको हमने वैसे लिख दिया। और फिर यदि आपसे विच्छेद का अर्थ पूछे कि विच्छेद किसे के, जैसे संधि का अर्थ हुआ योग, अब हम बात करते हैं विच्छेद का। या पूछे कि संधि विच्छेद किसे कहेंगे तो आप कहोगे विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना या अलग करना हो जाएगा, अलगाव भी कह सकते हो। विच्छेद का अर्थ हो जाएगा अलगाव। अगर परिभाषा की बात करें कि बताओ संधि विच्छेद का परिभाषा क्या होगा तो आप कहोगे संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है।
अगर आपसे पूछे कि संधि विच्छेद हम किसे कहेंगे, तो आप कहोगे कि संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में तोड़ना संधि विच्छेद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द संधि से बना है आप उसी का विच्छेद कर सकते हो, ये नहीं कि जो शब्द संधि से नहीं बना है आप उसका विच्छेद करोगे। यदि जो संधि से बना भी हुआ शब्द है अगर आपको विच्छेद करना है तो वो सार्थक पदों में होगा, तभी संधि विच्छेद माना जाएगा, अन्यथा वो संधि विच्छेद आपका गलत होगा। तो अगर पूछे संधि का अर्थ क्या होगा तो आपने बताया योग। यदि विच्छेद का अर्थ पूछेगा तो आप बताओगे तोड़ना या अलग करना होगा। लेकिन विच्छेद का यदि आपसे परिभाषा पूछेगा तो आप कहोगे पहले पद का अगर आपसे विच्छेद का परिभाषा पूछेगा तो आप बोलोगे कि संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लो हमने आपके सामने लिखा विद्यालय, तो आप अगर विद्यालय का विच्छेद पूछे तो आप क्या करोगे, विद्या और धन क्या करोगे, आलय। अगर मान लो आपने यहां विद्य कर दिया, यहां आ की मात्रा नहीं लगाया, लेकिन ये छोटा और बड़ा मिलके तब भी बड़ा बना देगा, लेकिन ये आपका विच्छेद गलत माना जाएगा। यदि आपने अगर ऐसे लिखा होता कि विद्याधन अलय कर दिया होता तो विद्या तो सार्थक शब्द हो जाता, लेकिन अलय जो शब्द है वो सार्थक शब्द नहीं, इससे मिलकर जैसे अलय मतलब बिना लय का हो जाता है, तो आप ये नहीं कहोगे विद्या बिना लय का बराबर विद्यालय हो जाएगा। तो यदि आपने लिखा विद्या और धन आलय, आलय मतलब होता है घर, तो विद्या का जो आलय होगा मतलब जो घर होगा उसी को हम विद्यालय बोलेंगे। अगर मान लो हमने लिख दिया रमेश, अगर मैं पूछूं इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो आप करोगे रमा और धन ईस। अब यहां अगर आपने रम किया होता तो रम कोई सार्थक शब्द नहीं होता। अगर आप रमा भी किए होते, अगर आप यहाँ बड़ी के जगह छोटी लिख दिए होते, रम धन इस करते, तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, वो ईस मतलब होता है ईश्वर। तो अगर आपने लिखा रमा धन ईस बराबर रमा के ईश्वर अर्थात विष्णु का पर्यायवाची होता है रमेश। तो आपसे विच्छेद का परिभाषा पूछेगा तो आप कहोगे कि संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में ही तोड़ना संधि विच्छेद होता है। अब ये नहीं कि आपसे कोई पूछे कि धरती का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जब धरती संधि से बना ही नहीं है तो आप उसका कैसे विच्छेद करोगे। यदि वो आपसे पूछे कि बताओ आसमान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जब आसमान संधि से बना ही नहीं तो आप उसका जबरन कैसे विच्छेद कर सकते हो। तो आप अगर आपसे संधि विच्छेद पूछता है तो आप कहोगे कि संधि युक्त शब्दों को सार्थक पदों में तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता। अगर आपसे पूछे कि संधि के भेद बताओ, संधि के भेद कितने होते हैं या प्रकार, तो जो संधि का भेद कहता है वो कितने प्रकार का होता है, 3। एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि होगा, दूसरा जो होगा व्यंजन संधि होगा, और तीसरा जो होता है वो विसर्ग संधि हो जाएगा। यदि आपसे संधि के भेद की बात करता है तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा जो होता है वो विसर्ग संधि होता है। तो यदि पूछे स्वर संधि किसे कहेंगे तो आप कहोगे स्वर पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे पद का पहला भी वर्ण स्वर हो तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। तो कहोगे पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण यदि स्वर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। या आप समान शब्दों में दूसरे शब्दों में कह सकते हो, 2 स्वरों के मेल को हम स्वर संधि कह सकते हैं। 2 स्वरों के मेल, 2 स्वरों के मेल को हम क्या कह देंगे, स्वर संधि हो जाएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया विद्या धन अर्थी, तो आप ये यहां देख रहे हो आ है और यहां भी क्या है आ, तो पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर है और दूसरे पद का पहला भी वर्ण स्वर है, और ये दीर्घ प्लस ह्रस्व मिलके तब भी वो दीर्घ आ ही बनाएगा। आप ऐसे विद्या लिख दिए और ये छोटा बड़ा मिलके बड़ा कर दिया और जो पीछे बचा हुआ शब्द था उसको आपने ऐसे लिख दिया। जैसे मान लो हमने लिख दिया चंद्र धन उदय लिख दिया, तो यहाँ आ है और यहाँ ऊ है और आ ऊ मिलके क्या होता है, ओ होता है। आप ऐसे लिखोगे चंद्र आ ऊ मिलके ओ बनाया था, दा पे ओ की मात्रा लगाए, जो पीछे बचा हुआ था वो आपने लिख दिया। तो यदि पूछे स्वर संधि किसे कहेंगे तो आप कहोगे पहले पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का पहला भी वर्ण यदि स्वर होगा तो उसको हम स्वर संधि कह देंगे। अगर आप बात करते हैं व्यंजन संधि तो आप कहोगे पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए
इसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण यदि स्वर हो या व्यंजन हो तो उसको हम व्यंजन संधि कह देंगे। अगर पूछे व्यंजन संधि हम किसे कहेंगे तो कहोगे पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उसको हम व्यंजन संधि कह देंगे। जैसे हमने आपके सामने ऐसे लिख दिया वाक धन ई से लिख दिया, तो देखो पहले पद का अंतिम वर्ण जो है यहाँ व्यंजन है और ये जो दूसरे पद का पहला वर्ण है वो स्वर है। तो ये आपको पता होगा कि यदि पहले वर्ण के बाद स्वर होता है तो ये जो पहला वर्ण व्यंजन संधि में, तो ये पहला वर्ण अपने तीसरे में चला जाएगा, तो का तीसरा गा होगा और यहाँ दीर्घ ई आई है, दीर्घ ई आई है, तो इस नाते हमने गा पे ई की मात्रा लगा दिया, जो बचा है उसको हमने लिख दिया, तो का गा में गया तो वाक धनीस बराबर हो गया वागीश। अगर हमने ऐसे लिख दिया होता दिक धन गज लिखा होता तो यदि का गा में जाएगा लेकिन यहाँ व्यंजन आया इस नाते ये हाफ ही लिखा जाएगा। तो यदि आपसे पूछे व्यंजन संधि क्या होगा तो बोलोगे व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए उसको हम व्यंजन संधि कह देंगे। और यदि बात करें विसर्ग संधि का तो आप कहोगे विसर्ग हो इसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो इसको हम विसर्ग संधि कह देंगे। और विसर्ग संधि में जैसे हमने लिख दिया निह धन आशा लिख दिया तो ये हो जाएगा। विसर्ग रा में जाएगा तो यहाँ या आ की मात्रा है इस नाते इसको पूरा कर दिया निराशा हो गया, लेकिन हमने निह प्लस दे लिख दिया तो ये विसर्ग रा में जाएगा लेकिन यहाँ व्यंजन आया इस नाते ये हाफ लिखा जाएगा। तो यदि आपसे संधि का भेद पूछेगा तो बताएंगे संधि के 3 भेद होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होगा। यदि आपसे पूछे कि स्वर संधि किसे कहेंगे तो कहोगे स्वर के बाद स्वर होगा तो उसको हम स्वर संधि कह देंगे। यदि आपसे पूछे कि व्यंजन संधि क्या है तो बोलोगे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन होगा उसको हम व्यंजन संधि कह देंगे। यदि पूछे विसर्ग संधि क्या है तो आप कहोगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन होगा तो उसको हम विसर्ग संधि कह देते हैं। तो संधि का यदि भेद पूछता है तो 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। फिर यदि हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद की कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो यहाँ अगर हमने पूछा स्वर संधि के भेद, जो स्वर संधि के भेद या प्रकार पूछता है तो इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, जो दूसरा होगा गुण स्वर संधि हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो जाएगा यड़ स्वर संधि और 5वां हो जाता है अयादि स्वर संधि हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो आप कहोगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि और चौथा होता है यड़ स्वर संधि और 5वां होता है अयादि स्वर संधि। तो यदि हम बात करें कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में ये होता है 2 समान स्वरों के मेल को, 2 समान स्वरों के मेल को हम क्या कह देंगे, दीर्घ स्वर संधि कह देंगे। अब ये 2 समान स्वरों का मतलब ये हुआ कि पहले पद का अंतिम वर्ण जो होगा वही दूसरे पद का पहला भी वर्ण होना चाहिए। जैसे आ के बाद ह्रस्व हो या दीर्घा, ये मिले ह्रस्व या दीर्घा से तो ये दीर्घा ही बना देगा। इसी तरीके से ई हो या दीर्घी हो, ये मिलेगा ह्रस्वी से मिले या दीर्घी से तो ये बना देगा दीर्घी। ये ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, ये मिले ह्रस्व से या दीर्घ ऊ से तो ये बनाएगा दीर्घ ऊ। यदि री हो और इसके बाद री होगा तो ये अब क्या बनाएगा री। तो अगर पूछे दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे तो आप कहोगे 2 समान स्वरों के मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये हुआ कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण होना चाहिए वही दूसरे पद का पहला भी वर्ण होना चाहिए। आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे ये ह्रस्वा और प्लस ह्रस्वा मिलेगा तब भी ये दीर्घा बनाएगा। यदि ह्रस्वा हो और दीर्घा हो तब भी ये दीर्घा बनाएगा। और ह्रस्वा और प्लस ये दीर्घा प्लस ह्रस्वा होगा तब भी दीर्घा बनाएगा। और यदि दीर्घा प्लस दीर्घा होगा तब भी ये दीर्घ आ ही बनाएगा। तो इसी तरीके से ये ई वाले पर भी लग सकता है कि ह्रस्वी और ह्रस्वी मिलेगा तब भी दीर्घी,
ह्रस्वी दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घी, और दीर्घी ह्रस्वी मिलेगा तब भी दीर्घी, और दीर्घी दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घी हो जाएगा। और फिर इसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लो शब्द हमने लिखा, ऐसे लिख दिया स्व अधन अर्थी, तो यहां जो देख रहे हैं यहां हमें ह्रस्वा दिखा है, यहां हमें क्या दिखा, ह्रस्वा, और फिर इसमें भी ह्रस्वा दिखा, तो ये हो जाएगा दीर्घ। तो आपने ऐसे स्व लिख दिया और आ मिलके बड़ा आ बनाया था, और जो पीछे बचा हुआ शब्द था वो आपने लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया हिम और धन आलय लिख दिया, तो यहां देख रहे हैं यहां ह्रस्वा है, लेकिन फिर अंतिम वर्ड दूसरे पद का पहला वर्ड जो है वो दीर्घा है, तब भी लेकिन आ मिलके बड़ा बनेगा। आप हिम ऐसे लिख दिए, आ मिलके बड़ा बनाया और ल और य कर दिए, ये हो गया हिमालय। जैसे हमने लिख दिया विद्या, यदि हमने लिख दिया विद्या धन अर्थी लिख दिया, तो हो जाएगा, यहां देख रहे हैं दीर्घा प्लस ह्रस्वा मिला तब भी ये दीर्घा हो जाएगा, ये विद्यार्थी हो जाएगा। लेकिन यदि हमने लिख दिया विद्याधन आलय, तो ये हो जाएगा विद्यालय। तो यदि आपसे कहें कि जो ह्रस्वा मिलेगा तब भी दीर्घा, ह्रस्वा दीर्घा मिला तब भी दीर्घा, दीर्घा ह्रस्वा मिला तब भी दीर्घा, और दीर्घा और प्लस दीर्घा मिलेगा तब भी वो दीर्घ आ ही होगा। तो आप कहोगे कि यदि पूछे दीर्घ स्वर संधि किसे कहेंगे, तो बोलोगे दो समान स्वरों के मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यदि आप दो स्वरों का मेल कहोगे तो वो स्वर संधि का परिभाषा हो जाए, लेकिन दो समान स्वरों के मेल की बात करेगा तो वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरीके से आप यदि बात करोगे तो ये ई वाले का भी होता है, अगर ई प्लस ई मिलता है तो दीर्घ ही बन जाएगा। जैसे हमने ऐसे लिख दिया रवि धन इंद्र लिख दिया, तो यहाँ देखो ह्रस्वी है और फिर इसके बाद ह्रस्वी मिल रहा है, तो ई मिलके ये दीर्घ ही हो जाएगा। तो ऐसे आप रव लिख दिए, ई मिलके बड़ी बनाया था, तो ये हो जाएगा रविंद्र। अगर हमने ऐसे लिखा कपि धन ईस लिख दिया, तो यहाँ देख रहे हैं ह्रस्वी है लेकिन यहाँ दीर्घ ही है, तो ह्रस्वी दीर्घ ही मिलेगा तब भी दीर्घ ही होगा। आपने ऐसे कप लिख दिया और आ ई मिलके बड़ी, ह्रस्वी और दीर्घ ही मिलके बड़ी दीर्घ ही बना दिया, और आपने ऐसे लिख दिया कपीस हो गया। अगर आपने लिख दिया रवि धन ईस लिख दिया, तो आपने ऐसे रब लिख दिया, ई मिलके बड़ी बनाया, और ये सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रवीस। इसी तरीके से यदि ऊ के बाद ऊ होगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया वधु धन उत्सव, तो यहाँ देख रहे हैं ह्रस्व है फिर ह्रस्व है, लेकिन ह्रस्व मिलके दीर्घ हो जाएगा, तो ऐसे वध लिखेंगे, ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वधुत्सव। अगर हमने लिख दिया वधु धन उर्मी लिख दिया, अब यहाँ देख रहे हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल रहा है, तब भी ये क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही होगा। तो आप ऐसे वध लिखोगे, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाया, जो बचा हुआ शब्द रहेगा उसको हम ऐसे पीछे लिख देंगे। और इसके बाद हमने बताया ई के बाद री के बाद री होगा तो री में ही जाएगा। जैसे लिख दिया मातृ धन ऋण लिख दिया, तो ये हो जाएगा मातृण। हमने लिख दिया पितृधन ऋण लिख दिया, तो ये हो जाएगा पितृण। हमने लिख दिया पितृधन ऋणाम लिख दिया, तो ये पितृणाम हो जाएगा। तो यदि आपसे दीर्घ स्वर संधि की बात करता है कि दीर्घ स्वर संधि हम किसे कहेंगे, तो बोलोगे दो समान स्वरों के मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो जैसे आ है पहले पद का अंतिम वर्ड, तो दूसरे पद का पहला भी वर्ड आ होना चाहिए। यदि पहले पद का अंतिम वर्ड ऊ है तो दूसरे पद का पहला भी वर्ड ऊ होना चाहिए। यदि पहले पद का अंतिम वर्ड ई है और दूसरे पद का पहला भी वर्ड ई होना चाहिए। यदि पहले पद का अंतिम वर्ड ऊ है तो दूसरे पद का पहला भी वर्ड ऊ होगा। यदि पहले पद का अंतिम वर्ड री है तो दूसरे पद का पहला भी वर्ड यदि री होगा तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो होता है गुण स्वर संधि। राम